नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम। पिछले सेशन में हमने रस को पढ़ा था और ये जाना था कि रस वास्तव में क्या होता है और कैसे हमें परीक्षा के अंदर पूछा जाने वाला है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं छंद की। देखिए बच्चा, काव्य सौंदर्य के अंदर तीन चीजें जो हैं वो सिलेबस का पार्ट है हमारे। पहला है रस, ठीक है, जिसको हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी कि पिछले सेशन में हमने जिसको पढ़ लिया है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं छंद की और अगले सेशन में हम बात करेंगे अलंकार की। ठीक है, इन तीन चीजों को काव्य सौंदर्य के तत्व माने जाते हैं। तो आइए बच्चों चर्चा शुरू करते हैं छंद की। छंद वास्तव में होता क्या है? तो देखो बच्चा, जब भी बात की जाती है छंद की, तो छंद के बारे में यदि हम बहुत सरल शब्दों में कहें तो छंद वास्तव में कविता रचने का एक तरीका है। किसका रचने का तरीका है? कविता कविता लिखने का एक शास्त्रीय तरीका तरीका और कुछ नहीं है छंद। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझ लो। पिछले समय में, ठीक, बहुत पहले, मतलब जब संस्कृत का प्रचलन था, तब एक खास स्टाइल था कि कैसे हम कविता लिखें, और इसी कविता लिखने के स्टाइल को छंद कहा जाता था। आइए इसके तत्वों को समझते हैं, परिभाषा को समझते हैं। ये तो हमने एक साधारण सी बात कह दी कि भैया कविता लिखने का जो स्टाइल है वो छंद है। ठीक है, पर उसका डीप मीनिंग क्या होता है, गहराई के अंदर क्या उसका अर्थ निकलता है, इन सारी बातों को हम समझते हैं। तो देखो बेटा, कोई भी ऐसी रचना जिसमें यति, गति, तुक, मात्रा, वर्ण, चरण, गण आदि सारी चीजें हो, क्या हो? ये सारी चीजें हो, वो छंद कहलाती है। और पंक्तिबद्ध हो, यानी कि उसको पंक्तियों से सजाया गया हो, तो उसको क्या कहेंगे? छंद। और यहाँ पर जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, इन्हें छंद के अंग या तत्व भी कहते हैं। तो पहले हमने क्या समझा था कि छंद क्या है भैया? छंद है कविता लिखने का शास्त्रीय तरीका कि कैसे लिखी जाए। अब उस कविता लिखने के शास्त्रीय तरीके के अंदर कौन कौन से अंग आ जाते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है? तो भैया हमें रखना पड़ता है यति का, गति का, तुक, मात्रा, वर्ण, चरण, गण आदि का। अब भाई इतनी सारी चीजें सुनने के बाद बात आ जाती है कि ये सारी चीजें होती क्या है, किस तरीके से हम जानेंगे कि यति क्या है, गति क्या है, तुक क्या है। तो आइए बच्चों इन सारी चीजों की चर्चा कर लेते हैं। पर उससे पहले हम समझते हैं कि छंद का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है। तो बेटा देखो, जैसा कि आप जानते हैं और सारी दुनिया जानती है कि दुनिया की पहली किताब जो है, सबसे पुरानी किताब जो है, वो मानी जाती है ऋग्वेद को। दुनिया, और इस हिसाब से जब दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद है, तो उसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत होगी। और संस्कृत के अंदर भी कौन सी भाषा होगी? अलौकिक संस्कृत होगी। ठीक है, और जब अलौकिक संस्कृत है तो इतना तो हमें पता ही है कि संस्कृत में कविता का प्रचलन था। हर बात को पद्यात्मक रूप में कहा जाता है। ठीक है, हर बात को किस रूप में कहा जाता है? कविता के फॉर्म में कहा जाता है। तो वहीं से छंद का जो है प्रचलन हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बेटा एक बात और है कि छंद का जो आधुनिक प्रचलन है वो पिंगल ऋषि के छंद शास्त्र से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? छंद शास्त्र से। इसीलिए उन्हें छंद शास्त्र का जनक माना जाता है और छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। पिंगल का ग्रंथ यानी कि पिंगल शास्त्र, ठीक है, जिसमें छंद के बारे में चर्चा होती है। ठीक है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। बहुत तरह तरह के छंद आपको देखने को वहां मिलेंगे। ठीक है बच्चा, अगर आप कविता लिखने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अच्छी अच्छी बातें लिखने में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि उन बातों को गाकर कहा जाए, अगर आप कवि बनना चाहते हैं, तो ये आपके काम की चीज है। ठीक है, और देखो शायरी तो हर कोई कर लेता है, पर छंद लिखो, अगर दोहा लिखो तो बात बने ना। अब वो लिखोगे कैसे? तो सीखना पड़ेगा। तो आओ सीख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि छंद के अंग कौन कौन से हैं। तो भैया छंद के अंदर सबसे पहला जो अंग आता है वो आता है उसका चरण या पाद। अब इस चीज को समझो कि चरण या पाद क्या होता है। तो देखो, जैसे हमने एक लाइन लिखी, मान के चलो छंद के अंदर एक लाइन हमने लिखी ऐसे, फिर ऐसा विराम लगाया, फिर दूसरी लाइन लिखी, फिर ऐसे तीसरी लाइन लिखी और फिर ऐसे
चौथी लाइन लिखी और यहाँ भी विराम लगाया। तो ये जो 4 लाइनें हो गई, कैसे 1 2 3 और 4, ये जो 4 हिस्से छंद के हो गए, इन्हें ही कहा जाता है चरण या पाद। तो पहला पाद कौन सा हुआ, ये वाला, दूसरा ये हुआ। अब कैसे पहचानेंगे कि पाद कहाँ है? तो देखो बेटा, 2 पाद के बीच में या 2 चरण के बीच में अल्प विराम जरूर लगा होता है, और इसी अल्प विराम को हम कहते हैं यति। क्या कहते हैं? यति। देखो अब परिभाषा समझो, छंद को पढ़ते समय जहां थोड़ा सा रुका जाता है उसे यति कहा जाता है। जैसे गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम जहाँ विराम लेंगे, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे यति। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। इस चीज को समझने के बाद बात करते हैं गति की। तो जिस गति से हम छंद को पढ़ेंगे वो चीज गति कहलाती है। यानी कि जिस प्रवाह में छंद को पढ़ा जाता है या जिस प्रवाह में छंद को गाया जाता है उसे ही कहते हैं गति। ठीक है, फिर तुक की बात करते हैं। तुक क्या है? कि भाई छंद के अंदर राइमिंग मिलाना। जैसे मैंने कहा, मोरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की छाया परत, श्याम हर्ष जुति होए। तो यहाँ पर होए और सोए, क्या? एक तो सोए, सॉरी पहले तो होए, ठीक है, और उसके बाद सोए। ठीक है, दोनों कैसे हैं? तुकांत है, यानी कि दोनों की तुक मिल रही है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं तुक या लय। ठीक है, अब बात करते हैं मात्राओं की। और मात्राओं की जब हम बात करेंगे तब हम गण भी समझ पाएंगे। तो देखो, मात्राओं का कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 तरीके की मात्राओं का यूज जो है वो देखने को मिलता है। पहली कौन सी है? ह्रस्व, जिनका चिन्ह होता है एक ऐसा खड़ा डंडा। ठीक है, अब इस बात को समझ लो कि ह्रस्व क्यों। इससे पहले दीर्घ मात्राओं को भी समझ लो। दीर्घ मात्राओं का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, यानी कि उल्टा दूनी दो जो होता है वो दीर्घ मात्राओं का चिन्ह होता है। ह्रस्व के अंदर आता है आ, छोटा आ, छोटी ई, ऊ और ऋषि। और बड़े यानी कि दीर्घ के अंदर आता है बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ। तमाम तरीके के जो बड़े वर्ण होते हैं वो आते हैं। इसमें अम और आहा भी आता है, पर चंद्र बिंदु यहाँ नहीं आता। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जरा मात्रा का कॉन्सेप्ट समझ लो कि मात्रा होती क्या है। देखो, किसी वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगेगा उसे ही मात्रा कहा जाता है। ठीक है, तो देखो हमने कहा आ, हमें बहुत कम समय लगा, इसीलिए ये क्या हो गया? लघु हो गया। क्या हो गया? लघु। पर हमने कहा आ, हमें समय ज्यादा लगा, तब ये क्या हो गया? गुरु हो गया। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, मात्रा यानी क्या? उच्चारण में लगने वाला समय। जब समय कम लगता है तब वहां क्या होता है? लघु, और जब समय ज्यादा लगता है तब वहां क्या हो जाता है? गुरु। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ो, बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो यहाँ पर हम और चीजें और बारीकी से समझेंगे कि भाई क्या होता है। हास्य वर्ण में 1 मात्रा लगती है, दीर्घ वर्ण में 2 मात्राएं लगती हैं। जैसे हास्य का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है कि 1 मात्रा का चिन्ह ऐसे होता है, और दीर्घ वर्ण की 2 मात्राओं का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो आगे कुछ बातें बताई जा रही है कि अम्म की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, यानी कि अम्म को दीर्घ वर्ण माना जाता है, हलंत को आधा वर्ण माना जाता है, और उससे आगे जो वर्ण आएगा उसको दीर्घ वर्ण माना जाएगा। जैसे देखो मैंने लिखा राजन। ठीक है, तो राजन में राधन आ यानी कि बड़ा आ है, तो उसको हमने गुरु कहा। ठीक है, यानी कि 2 मात्राएं हमने लगा दी। और इसके साथ जन, जा तो अकेला है पर उस पर मात्रा क्यों लगाई? क्योंकि उससे बाद वाले वर्ण का यानी कि ना का जो क्या है वो हलंत है, इसलिए उससे आगे वाले वर्ण पर हमने मात्रा लगा दी। ठीक है बच्चा, इस तरीके से हमने टेक्निकल चीज ये समझी कि वर्ण का प्रयोग किस तरीके से होता है। अब देखो, जब हम लघु गुरु समझ चुके हैं, ठीक है, तब हम बात करेंगे आगे वर्ण की कि भाई गण क्या होते हैं। तो देखो, एक तो एग्जांपल है मंगल भवन या मंगलहारी। यहाँ पर अम्म की बिंदी है, इसलिए कहा हमने 2 मात्राएं लगाई हैं। ठीक है, और यहाँ पर अकेला आया आया है, ठीक है, इसलिए 1 मात्रा लगाई है, यानी कि सिंगल डंडा खींचा है। तो इस तरीके से हमें एक उदाहरण देखने को मिल रहा है जो वर्ण को बता रहा है कि किस तरीके से हम लघु गुरु का प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि मात्राओं का प्रयोग हम करेंगे छंद के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गण क्या होते हैं। तो देखो बेटा, गण ये होता है कि वर्णों का फॉर्मेशन, कि भाई कहाँ कौन से आप वर्ण यूज करेंगे, लघु यूज कर रहे हैं कि गुरु यूज कर रहे हैं, इसी चीज का फॉर्मेशन गण कहलाता है। जैसे देखो, इसको याद करने का सूत्र होता है यमाता राज भान सलगा। ठीक है, जैसे
अगर यगण की बात करें तो उसमें जो पहला वर्ण आएगा वो लघु आएगा, बाकी के दो क्या आएंगे, गुरु आएंगे। इसी तरीके से मगण की बात करें तो मगण में क्या होगा, सभी जो होंगे वो गुरु हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि सभी जो है वो वरे वर्ण होंगे, ठीक है। फिर तगड़ की बात करें तो पहले दो वर्ण कैसे होंगे, पहले दो वर्ण जो होंगे वो गुरु होंगे और अंतिम वर्ण जो होगा वो लघु होगा, ठीक है बेटा। तो ये पूरा उसका टेक्निकल टर्म है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, इसको यूज करके ही छंद बनाए जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं क्या किया जाता है कि देखो दो तरीके से हमें किताबों के अंदर छंद देखने को मिलता है। पहला तो परिभाषा और उसको कैसे लिखना है ये, ठीक है। दूसरा सीधा सीधा लिखने के लिए यूज किया जाता है इसका गण का, कि इतने गण हैंगे तो ये छंद बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि छंद के प्रकार कितने होते हैं। तो बेटा छंद के तीन प्रकार माने जाते हैं। एक तो माना जाता है मात्रिक छंद, दूसरा माना जाता है वर्णिक छंद। देखो मात्रिक छंद यानी मात्रा की प्रधानता जिसमें हो, किसकी प्रधानता हो, मात्रा की प्रधानता, ठीक है। अब वो कैसे, यहाँ पर मात्राओं की गिनती की जाती है, किस चीज की गिनती की जाती है, मात्राओं की, ठीक है। और वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है, मात्राओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगला एक छंद होता है मुक्तक, यानी कि मुक्त छंद, ठीक है, ना जहां मात्राएं प्रधान होती हैं ना जहां वर्ण प्रधान होते हैं, बस यहाँ पर लय प्रधान होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मात्रिक छंद के भी कितने प्रकार होते हैं। तो मात्रिक छंद के भी बेटा तीन प्रकार माने जाते हैं। सममात्रिक मतलब जिसमें मात्राएं जो हो वो समान हो, जितनी पहले चरण में मात्राएं हो उतने अंतिम चरण में मात्राएं हो, तो सममात्रिक हो गया। अर्ध सममात्रिक मतलब आधा आधा मिलता जुलता, जैसे 6 चरण है, ठीक है, जैसे जैसे 1 2 3 4 है, तो यहाँ मान के चलो 12 है, तो तीसरे में भी 12 हो जाए, और यहाँ दूसरे और चौथे में 11 11 हो जाए, ऐसा मान के चलो, तो इसको क्या कहेंगे, अर्ध सममात्रिक, ठीक है। और फिर आता है विषम मात्रिक, जहां तय नहीं होता कि कितनी मात्राएं हैं, यानी कि विषम मात्राओं की जो संख्या होगी वो विषम होगी, ठीक है। इसके साथ साथ सेम यही चीज जो होती है वो वर्णिक छंदों के अंदर होती है। वहां पर मात्रिक छंदों के अंदर मात्राओं का ध्यान दिया जाता है, वर्णिक छंद में हम वर्ण का ध्यान देते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समछंदों की। तो देखो बेटा समछंद के अंदर ना साधारण छंद जो होते हैं वो 1 से 26 वर्ण और 1 से 32 वर्ण के अंदर आते हैं, ठीक है, मात्रा और वर्ण तक, ठीक है। और दंडक छंद कहां से आते हैं, 26 वर्ण से अधिक हो या 32 मात्रा से अधिक हो तो उनको हम दंडक मान लेते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये टेक्निकल टर्म था। आइए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं छंदों के बारे में। तो देखो ये सारी चीजें तुम जान ही चुके थे, ठीक है। अब बात करते हैं चौपाई छंद की। तो देखो भैया चौपाई छंद कैसा छंद है, पहले तो ये समझ जाओ कि जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, यानी कि 16 मात्राएं हों और अंत में गुरु गुरु या लघु लघु, ठीक है, या गुरु या लघु, ठीक है, तो वहां कौन सा छंद होता है, वहां चौपाई छंद होता है। अब यहाँ पर 16 मात्रा की बात कही जा रही है, तो ये हमें क्या पता चल गया कि ये जो छंद है वो कैसा छंद है, सम छंद है। कैसा, सम मात्रिक छंद, ठीक है, सम मात्रिक छंद है, ठीक है बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, बंदव गुरुपद पद्म परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अब यहाँ पर गिनती शुरू करो, तो बंदव तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि 16 पद हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, दूसरी में भी वही चीज होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ो, उदाहरण देखो और अरे हाँ देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठीक है। तो इसके अंदर भी बेटा हमें 16 जो है वो पंक्तियां देखने को, मतलब पहले चरण में 16 मात्राएं, दूसरे चरण में 16 मात्राएं, इस तरीके से हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर अब बात करते हैं बेटा सॉरी यहाँ पर ना हम बात करने वाले हैं दोहा छंद की। हमने पिछले वाले सेशन में समझा था, इससे पहले हमने समझा था कि चौपाई क्या होती है। अब हम समझेंगे कि भाई दोहा क्या होता है। तो देखो दोहा जो होता है वो अर्धमात्रिक छंद होता है, ये चीज समझ लो। अर्धमात्रिक क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर आधी मात्राएं की प्रधानता होती है। कैसे, जैसे कहा जाता है कि भाई पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं सम होंगी और चौथे और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी। तो देखो सम चरणों में विषम मात्राएं और विषम मात्राओं में तो ऑलरेडी विषम मात्राएं, ठीक है। कहा जा रहा है
कि पहले में और तीसरे में 13-13 मात्राएं हों और इसके अलावा दूसरे में और चौथे में 11-11 हों, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, दोहा बन जाता है। और इसके सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए, ठीक है। इसको उल्टा कर दो दोहे को तो रोला बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, उस चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। जैसे कहा जा रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो देखो पहले पद में 13 मात्राएं हैं, ठीक है, दूसरे पद में 11 है, फिर 13 मात्राएं हैं और फिर अंत में 11 है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, दोहा है, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से हमने दोहे को समझ लिया। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। इस सेशन में चीजों को हमने दोहे को समझा है। अगले सेशन में बेटा हम बढ़ते हैं आगे और जानेंगे कि क्या हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका स्पष्टीकरण भी है कि यहाँ उपर्युक्त पद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे पद में 11-11 मात्राएं होती है। इसके और सारे एग्जाम्पल भी बताए गए हैं। जैसे देखो क्या कहा गया है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, ठीक है। और उसके बाद मयूरी भव बाधा हरो, फिर उसके बाद एक और है कि काका काको धन हरे कोयल काको दे, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजों को बताया गया है। अब यदि आप छंद को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं, तो एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज के तौर पर आपको करना यह है कि सबके घरों में रामचरितमानस जरूर होगी, ठीक है, मानस, ठीक है। तो उसको खोलिए और दोहे और चौपाई दोनों को बड़े ध्यान से देखिए, पढ़िए, साथ ही साथ उनके लघु गुरु को भी काउंट करते जाइए कि कौन सा लघु है कौन सा गुरु है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा आपको कि भाई आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और लघु गुरु का जो कॉन्सेप्ट है, जो दोहे का और चौपाई का जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे, ठीक है बच्चा। तो चलिए ये था इस बार का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।